ऑलराइट गाइस, तो वेलकम टू जीएसटीज फर्स्ट एवर सेशन। मेरा नाम है यश, आप मेरे को अच्छे से जानते ही हो। मेरे साथ आज बहुत ही टैलेंटेड हमारे पास एक राज सर करके हैं। करेक्ट, इनका कहना ऐसा है कि जीएसटी इनका वन साइडेड क्रश है। तो आप समझ सकते हो कि जीएसटी इन्होंने कितने अच्छे तरीके से प्रिपेयर करा था। एज अ स्टूडेंट लाइफ में भी इन्होंने जीएसटी बहुत ही अच्छी तरीके से प्रिपेयर करा था। एंड आज की तारीख में सूरत के अंदर अगर मैं बात करूँ जीएसटी की बेस्ट प्रैक्टिसेस में, तो राज सर का नाम आता है। सो राज सर, ये जर्नी एक्चुअली चालू कैसे हुई कि आपको क्यों ऐसा हुआ कि सीए फाइनल के जो हमारे 8 सब्जेक्ट है उसमें से ये जीएसटी ऐसा सब्जेक्ट में इतना ज़्यादा प्यार क्यों आया सर आपको? सब प्यार या तो फ्यूचर से रिलेटेड होता है कि कौन अपने साथ ज्यादा रहेगा। तो पैसा सबसे ज्यादा जीएसटी देने वाला है। ये अभी 2-3 हम पढ़ रहे थे तब आया था। हाँ, तो नेक्स्ट 40-50 साल अपना एज निकाल देगा पूरा जीएसटी। करेक्ट। तो उसके लिए और देखा है हमने। हाँ, 2016-17 से जिस चीज को अपन ने बनती हुई देखी हो ना, करेक्ट। और उसमें दिख रहा है कि इससे बड़ा प्रोफेशन प्रैक्टिस में क्या है। हाँ, कि जीएसटी में एक्सपर्ट बन गए। हाँ, इनकम टैक्स तो है ही, वो कभी हाँ, कभी बदल भी जाएगा, कुछ पता नहीं है। हाँ, बट जीएसटी अभी आया तो नेक्स्ट 40-50 साल तक कुछ कोई छेड़ने वाला है नहीं। करेक्ट। तो उसके लिए और इतना लॉजिकल एक्ट है हाँ, कि एक एक लाइन पे लॉजिक है, ऐसी कोई लाइन नहीं है कि जहाँ पे लॉजिक नहीं हो। ओके, और अपन ने फ्रेम होते हुए देखा है। करेक्ट। तो उसके लिए मजा आता है। तो राज भाई, आपने पहले ही डिसाइड कर लिया था कि जब आप सीए के स्टूडेंट थे कि आप प्रैक्टिस करोगे? हाँ, वो डन था कि प्रैक्टिस करना, जॉब करना मैटर नहीं करता। कि एक चीज़ है कि अगर मैं 8 पेपर पढ़ रहा हूँ, हाँ, तो उसमें से 3-4 ऐसे पेपर होने चाहिए कि जहाँ पे मैं मेरा करियर बनाने वाला हूँ। वाह, तो मैं जीएसटी के थ्रू जा रहे हैं ना, तो सब स्टूडेंट्स को और फेलो जो कलीग्स हैं उनको भी बोलता हूँ कि पहली स्टडी 8 पेपर में से ऐसी होनी चाहिए कि मैं यहाँ पे, मेरे से आगे तो कोई होना नहीं चाहिए। पहली बात है। ये ना राज भाई बहुत हाँ। बड़ी बात बोली आपने। मैं जब पढ़ता था तो मेरे को याद है कि सब ऐसा बोलते थे, भाई ऑल इंडिया रैंक लाओ, ऑल इंडिया रैंक लाओ, इसके पीछे भागो। हाँ, बट एक्चुअली जो आज आपने लाइन बोली ना, ये बहुत एक मायने वाली लाइन है कि भाई ऐसा पढ़ो कि इसमें करियर बना पाओ। एग्जैक्टली। मतलब कि पूरे प्रोफेशन लाइन में आपसे इससे आगे कोई होना ही नहीं चाहिए। हाँ। इतने अच्छे से मतलब आपको कोई चीज पढ़नी है। ये लर्निंग के लिए, ऐसा गवर्नमेंट हाँ, ववर्नमेंट कुछ नहीं है। अपने हाँ, आगे हमेशा कोई ना कोई रहेगा। एग्जैक्टली। हाँ, गवर्नमेंट तो है ही आगे। बट वो लेवल पे जाना, अगर आप जीएसटी स्टार्ट कर रहे हो पढ़ना, हाँ, तब आपकी सोच ऐसा है कि मुझे सीए पास करना है, तो कैसा पढ़ोगे। दूसरा है, उसके लेवल ऐसा है कि अब मुझे एयर इंडिया 1 लाना है, बेस्ट गोल है। ऑल इंडिया रैंक 1 का मतलब पता है कि मुझे ऑल इंडिया रैंक 2 वाला पढ़ रहा है ना, उससे +1 मार्क्स लाना है। एग्जैक्टली राइट। मतलब आप रात को सो रहे होंगे ना, तो लग रहा होगा साला ये एयर 2 वाला पढ़ रहा है। तो अपना जो नीश एरिया है भाई, हाँ, कि जीएसटी, इनकम, डीटी, आईडीटी है, कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स है जहाँ पे पैसा बनता है। हाँ, तो और प्रैक्टिस के और आफ्टर सीए 4-5 ही है, हर सब्जेक्ट काम नहीं लगता। तो हर सब्जेक्ट को इज्जत भी देनी है, क्योंकि हाँ, पास तो करना ही है। 8 पेपर निकालने थे। हाँ, बट जहाँ पे करियर बन रहा है, हाँ, और जहाँ पे बेंचमार्क सेट कर सकते हैं कि नहीं इस पे तो खेल लेंगे, हाँ, तो वहाँ पे मेहनत करना चाहिए। परफेक्ट परफेक्ट राज भाई। सो राज भाई, कैसे स्टार्ट करेंगे हम ये जीएसटी को पढ़ना? हम क्या रेफरेंस मटेरियल यूज करना चाहते हैं या किस तरीके से हम इसका फ्लो रखेंगे? मैंने देखा है कि इंस्टीट्यूट ने ये बुक बनाने के लिए सबसे ज़्यादा मेहनत की है। बहुत सारे रेफरेंस बुक अवेलेबल है, बट जो अपने माई बाप का है सबसे पहले उसे पढ़ो। मैं ऐसे बोलता हूँ कि बहुत सारा स्टडी करना चाहिए। अपन आगे आगे जाएंगे ना, हाँ, तो बोलेंगे, यहाँ पे अभी इतना डोज दे देंगे तो वो सुनने वाला कोई भी बोलेगा कि ये भी करना है, ये भी करना है, ये भी करना है। बट ये भगवत गीता है, ये जो आपके स्क्रीन के ऊपर है ना, हाँ, ये ब्लू कलर को भगवत गीता समझ लो। मतलब इंस्टीट्यूट की मॉड्यूल ये आप बोल बुक रहे हैं, बहुत करोगे ना, fantastic है। 120 में से 120 आएंगे। अरे वाह, मतलब ऐसा लगेगा साला ऑप्शन में भी छोड़ने के लिए सोचना पड़ेगा कि क्या छोड़ूं। 110% कि चूज करना पड़ेगा कि साला ये तो बहुत अच्छे से आ रहा है, कि इसमें से क्या नहीं लिखा। परफेक्ट राज भाई, परफेक्ट। सो वी आर गोइंग टू स्टडी फ्रॉम द मटेरियल ओनली। हम हाँ, मटेरियल के हिसाब से ही पढ़ेंगे और Exactly. मटेरियल के हिसाब से ही देखेंगे। एग्जैक्टली। इंस्टीट्यूट का बुक सबसे पहले, ओके, फिर टाइम बच रहा है तो इंस्टीट्यूट का आरटीपी एमटीपी, Okay. फिर टाइम बच रहा है तो जो एक्सपर्ट है, ऑथर्स है, अपन सबकी इज्जत करते हैं, सबका कुछ ना कुछ सबकी एनालिसिस होता है, Correct. तो वो भी उठाओ। हाँ, मतलब आपको कौन से सब्जेक्ट के ऊपर कितनी डेप्थ चाहिए ना। हाँ, मैंने ये पूरा जीएसटी 4 बुक से पढ़ा है। अरे वाह, सबसे पहले एक्ट से पढ़ा है, मतलब इंस्टीट्यूट से पहले एक्ट से पढ़ा, फिर अपनी बुक से अलाइन किया, हाँ, फिर सीएमए की बुक से पढ़ा, क्योंकि सीएमए की बुक बहुत अच्छी है। अच्छा, बट इतना डेप्थ में हर किसी को जाना है,
हाँ तो बेस लाइन मिनिमम होता है ना भाई, मिनिमम लेवल अपना क्या है, तो इंस्टीट्यूट का बुक। ओके, मतलब सबसे पहली हाँ। लाइन जो हमें क्लियर करनी है, सबसे पहली चीज जो हमें क्लियर करनी है वो यही बुक है। हाँ 120 तक तो इतना ही चाहिए, हाँ बाकी सब तो प्रैक्टिस के लिए है प्रैक्टिस के लिए, अब करेक्ट। वो बोला ना अपने आगे कोई नहीं चाहिए, हाँ तो उसके लिए। बाकी एग्जाम में एग्जामिशन तक तो ये बुक आराम से लेके चला जाएगा। चलो बहुत बढ़िया, हमारा गोल सेट हो गया है। राज सर ने हमें बता दिया है कि हाँ। हमें कितने लेवल तक पढ़ना है, हमें एग्जामिशन लाना है, और सबसे इम्पोर्टेंट बात, करियर में इस सब्जेक्ट से कमाई करनी है, तो उस हिसाब से इस सब्जेक्ट को पढ़ना है। एग्जैक्टली मोटिवेशन सीधा पैसे के साथ है, जितना सेक्शन पढ़ोगे इतना राउंड्स बढ़ेंगे, नंबर्स बराबर है। तो बढ़ेंगे। आपको राज सर के बारे में पता चल गया है कि राज सर को पैसों से बहुत प्यार है। होना ही चाहिए। परफेक्ट परफेक्ट राज सर, परफेक्ट राज सर। तो थोड़ा स्टार्ट करें। हाँ हाँ परफेक्ट राज सर। ओके, तो अपन को जैसे पता है अपने टोटल सीए फाइनल में 8 सब्जेक्ट है। हाँ। 8 सब्जेक्ट में आखिर में आता है अपना ये जीएसटी, आखिर में आता है, बट सबसे ज़्यादा बंदा पढ़ेगा ना तो जीएसटी पढ़ेगा, क्योंकि पसंद है सबको, रियल लाइफ से कनेक्ट करते हैं। तो 8th अपना जो सब्जेक्ट है वो है इनडायरेक्ट टैक्सेशन। जीएसटी बोलना गलत है, इनडायरेक्ट टैक्सेशन। उसके अंदर 2 पार्ट है अपने। सबसे पहला होगा उसमें जीएसटी, दूसरा है कस्टम्स। इसका रेशियो 70-30 रहता है। ओके 70 मार्क्स का जीएसटी आएगा, 30 मार्क्स का कस्टम्स आएगा। कस्टम्स के साथ में एफटीपी रहता है, एक सिंगल चैप्टर है, ओके वो 5 मार्क्स का आता है। 90% केस में आता है, कोई बार छोड़ देते हैं, तो ये क्लब पूरा एक साथ में बोल सकते हैं, कस्टम्स एंड एफटीपी। एफटीपी। अभी अपन जो फोकस कर रहे हैं वो है जीएसटी के ऊपर। पहले अपन जीएसटी पढ़ेंगे, बाद में अपन कस्टम्स पढ़ेंगे। ये 70 में से एग्जाम्शन आ जाएगा, फिर बाद में देखेंगे कि और कितना जाना है। सर का रेशियो बहुत क्रूड है। हाँ। 70 में से ही 60 लाएंगे हम। हाँ, नहीं थोड़ा तो क्या इंस्टीट्यूट अपना स्ट्रिक्ट चेकिंग करता है, तो 120 का सही लिखोगे ना, 100 का सही लिखोगे तो भी 15-20 तो काटेगी, वरना इंस्टीट्यूट का अपना मजा नहीं रहेगा। रहना भी चाहिए, काटना भी चाहिए। करेक्ट बात है। हाँ, तो जीएसटी के अंदर अपन, जीएसटी क्या है सबसे पहले अपन देखने जाए ना, जीएसटी एक टैक्सेशन लॉ है। पूरे हर कंट्री में, कंट्री कैसे रन होता है उसके लिए लॉ बनाया जाता है, कि एक कंप्लायंस देश कैसे चल रहा है तो उसके लिए लॉ होते हैं, और देश कैसे कमा रहा है। पैसा तो चाहिए, पैसे के बिना तो कुछ नहीं होगा। Exactly. तो पैसा कमाने के लिए देश के पास पैसा कब आएगा, कैसे आएगा, तो उसके लिए टैक्सेशन लॉ होता है। और हर टैक्सेशन लॉ का अगर आपने इंटर में या किसी भी सब्जेक्ट में अपन ने स्टडी अच्छे से किया है टैक्सेशन लॉज को, तो एक टैक्सेबल इवेंट रहता है। करेक्ट। कि टैक्सेबल इवेंट क्या, एक ट्रिगर पॉइंट क्या है, कि जहाँ पे पर्टिकुलर टैक्स लेवी करता है, कि अब मैं बोलूँ मुझे इनकम टैक्स लगेगा, अब मैं बोलूँ मुझे एक्साइज लगेगा। एग्जैक्टली राइट। तो वो टैक्सेबल इवेंट रहता है। तो सबसे पहले जीएसटी क्या है वो मुझे पढ़ना हो, मतलब ऐसा नहीं कि कोई भी रैंडम बंदे ने पूछ लिया। हम एक्सपर्ट बनने जा रहे हैं, तो हमारी हर चीज़ का रेफरेंस होना चाहिए, कि कहीं से भी गूगल किया, चैट जीपीटी किया और मिल गया, वैसा नहीं चाहिए। हर चीज़ का रेफरेंस होना चाहिए कि जीएसटी कहाँ पे है। तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 366 का सब आर्टिकल 12 जीएसटी को समझाता है। इससे ऊपर कुछ नहीं है, इससे अच्छी डेफिनेशन कोई नहीं देता। तो वो बोलता है जीएसटी इज द टैक्स। सबसे पहले पता चल गया हमें, ये टैक्स है। करेक्ट। जीएसटी इज अ टैक्स ऑन सप्लाई। जीएसटी इज द टैक्स ऑन सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज एक्सेप्ट एल्कोहलिक लिकर फॉर अ ह्यूमन कंजम्पशन। ओके। ये स्ट्रेट लाइन एक दे दिया कि जीएसटी क्या है। तो सबसे पहले हमें पता चला जीएसटी इज द टैक्स। करेक्ट। और दूसरा बोला कि जीएसटी इज द टैक्स ऑन सप्लाई। मतलब सप्लाई क्या है, अपन ने अभी बात की कि हर एक्ट का एक टैक्सेबल इवेंट रहता है। जैसे इनकम टैक्स के अंदर हमारा टैक्सेबल इवेंट रहता है कि जब आपने इनकम कमाई डिफरेंट हाँ, हेड्स के हिसाब से, exactly. हर हेड्स ने कुछ ना कुछ आपको स्पेसिफाई करा होता है कि हाँ, ये होगा तो हम इनकम मानेंगे। राइट। उसी तरीके से जीएसटी ऐसा बोलता है कि अगर सप्लाई होगा तो हम उसको एक टैक्सेबल इवेंट ट्रिगर पॉइंट मानेंगे, ट्रिगर टैक्सेबल इवेंट मानेंगे कि यहाँ पे टैक्स अराइज होगा। ओके। जैसे सर ने बोला कि इनकम टैक्स से एग्जांपल दिया ना, तो इनकम टैक्स के अंदर अपन ने बोला कि इनकम जब एक्रू और अराइज होता है, या तो रिसीव्ड या डीम्ड टू रिसीव्ड होता है, तब टैक्सेबल इवेंट है। दूसरा एक अपन ने एक्ट पढ़ा होगा एक्साइज, उसमें बोला कि मैन्युफैक्चर होगा ना कोई भी चीज, तब टैक्सेबल माना जाएगा, टैक्सेबल इवेंट हो। दूसरा अपन पढ़ रहे थे वैट,
जो निकल गया इसे तो बहुत खराब लग रहा है कि वैट पूरा अबॉलिश हो गया पूरे कंट्री से। करेक्ट। तो 90% हुआ है। कुछ प्रोडक्ट है अपन डिस्कस करेंगे। तो वैट बोल रहा था कि जब सेल होगा, सेल टर्म क्या यूज कर रहा था, सेल, तब टैक्सेबल इवेंट आएगा, तब मैं लाइमलाइट में आऊँगा। बाद में अपने पास कस्टम्स, ये अभी भी है, हमें पढ़ना है, 30 मार्क्स लाना है यहाँ से। वो बोलता है इम्पोर्टेशन ऑफ गुड्स इन इंडिया, या तो एक्सपोर्टेशन ऑफ गुड्स आउटसाइड इंडिया होता है ना, तब सर मैं आऊँगा, तब मुझे कस्टम्स ड्यूटी देना। करेक्ट। और लास्ट एक था सर्विस टैक्स। ओके। सर्विस टैक्स बोल रहा था जब सर्विस प्रोवाइड करेंगे ना, तब अपना सर्विस टैक्स लगेगा। तो एक पता चल रहा है कि इंडिया के मोटे मोटे सारे एक्ट इधर आ गए। बराबर है। और ये तो सारे के सारे इन सब के टैक्सेबल इवेंट क्या थे हमने डिस्कस किया। करेक्ट। तो ऐसे ही जीएसटी आ रहा है, तो जीएसटी के अंदर मोस्टली सब एक्साइज आ गया। करेक्ट। वैट आ गया, सर्विस टैक्स आ गया, ये 3 मेजर जो एक्ट थे ना इनडायरेक्ट टैक्स के, वो सब क्लब हो गए। करेक्ट। तो टैक्सेबल इवेंट को जस्टिफाई कैसे करने का, सब एक्ट को मैं मिक्स कर रहा हूँ। तो लॉ मेकर के लिए कितनी बड़ी चीज है कि ऐसा कोई शब्द देना। करेक्ट है कि वो मैन्युफैक्चर को भी कॉम्पनसेट करे, सेल को भी करे, सर्विस प्रोवाइडर को भी करे। एग्जैक्टली। इन 3 चीजों को बहुत अच्छी तरीके से एक शब्द में बांध कर उसने सप्लाई शब्द लेकर आया। और ये चीज इतनी ब्यूटीफुल है कि अगर अपन लॉ मेकर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखे ना, तो हर पेज पे अपने को ऐसा लगेगा साला कितना दिमाग लगाया कि 3-4 एक्ट मिक्स करा है और एक टर्म देना कि वैसा कौन सा टर्म रहेगा कि सबको जस्टिफाई कर रहे हैं, सब लिटिगेशंस को दूर कर रहा है। हर एक्ट के अंदर लिटिगेशंस थे, आप पढ़ोगे ना आईपीसीसी के बुक में, तो मैन्युफैक्चरर के लिए ये केस लॉस दिए हुए हैं। मुझे आज याद है 2015 में पढ़ा था कि ये मैन्युफैक्चरर नहीं बने, ये मेरा केस मैन्युफैक्चरिंग में नहीं आता बोलता है। बराबर है। कोई बोलता है मैं गुड्स नहीं हूँ, कोई बोलता है मैं सर्विस में आता हूँ। मतलब सब लूप होल्स ट्राई करने की कोशिश करते हैं, सबको मिक्स करना। और तब ये शब्द सप्लाई का जन्म होता है। और लॉ मेकर बोलता है कि सप्लाई इज द टैक्सेबल इवेंट, कि जहाँ पे टैक्स लगेगा अंडर जीएसटी। मतलब जीएसटी जब यहाँ से लेके अपन अंत तक जाएंगे ना, ऐसा कोई दिन नहीं होगा कि जहाँ पे अपन सप्लाई को 50 बार नाम नहीं लेंगे। और सप्लाई समझना शायद इसीलिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है, क्योंकि 3-4 एक्ट जब मिक्स करा है, टैक्सेबल इवेंट सप्लाई है, तो वो सप्लाई समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सप्लाई नहीं समझे तो जीएसटी स्टार्ट ही नहीं होगा। करेक्ट। तो कॉन्स्टिट्यूशन क्या बोलते हैं, वापस देखते हैं। जीएसटी इज अ टैक्स, पता चल गया। ऑन अ सप्लाई, सप्लाई सर ये चैप्टर है ना, पूरा सप्लाई के ऊपर है। करेक्ट। मतलब एक शब्द के ऊपर चैप्टर दिया एक शब्द के ऊपर 90 पेज का चैप्टर है। तो इसके अपन कितनी गहराई से पढ़ेंगे, वो उसका लेवल पढ़ने टाइम पे बहुत मजा आएगा। तो जीएसटी इज अ टैक्स ऑन सप्लाई ऑफ अ गुड्स और सर्विसेज। अपन देखेंगे गुड्स एंड सर्विस क्या है। एक्सेप्ट एल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। सर मतलब सर अगर एल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन का सेल हो रहा है, या उस चीज की सर्विस प्रोवाइड हो रही है, तो उसके ऊपर कभी भी जीएसटी अप्लाई नहीं लगेगा। तो सर ये आपने क्वेश्चन रेज यहाँ पे किया ना, ये कोई नहीं करता। पहले तो 90% स्टूडेंट जो एग्जाम में बैठा है, मुझे किसी के बारे में गलत नहीं बोलना, बट उसे पता ही नहीं होता कि जीएसटी क्या है, कहाँ से आ रहा है। तो 366 सब आर्टिकल 12 नहीं बोलेगा। एग्जैक्टली। ऐसा होता है, ऐसा एक लॉ है। नहीं ऐसा होता है ऐसा होता है। बट कहाँ से आ रहा है वो नहीं पता है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो एल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन क्यों नहीं आता, ये है ना सर, स्टेट का सब्जेक्ट है। अच्छा। ये पावर स्टेट गवर्नमेंट को दिया हुआ है कि पहले तो ये एक डीमेरिट आइटम है। स्टेट को डिसाइड करना है कि साला ये गंदे काम से भी पैसा कमाना है। करेक्ट। गुजरात गवर्नमेंट ने बैन किया हुआ। जैसे बहुत सारे स्टेट्स में बैन ही है, ट्राई स्टेट बोलते हैं उनको। तो वो स्टेट के ऊपर छोड़ दिया कि तुझे पैसा कमाना होता है तू कमा, तू तेरे से देख ले। मोदी साहब बोलेंगे कि मुझे नहीं लगाना, मैं इसमें हाथ काला नहीं करूंगा। करेक्ट। मतलब एल्कोहलिक लिकर पे नहीं लग रहा है, वो सबको पता है कि जीएसटी नहीं लगता, बट क्यों नहीं लग रहा है, साला कॉन्स्टिट्यूशन ही ना बोलता है। जीएसटी तो बाद में आता है। करेक्ट है। मतलब इसके ऊपर अपन को हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जाना हो ना, तो रेफरेंस जीएसटी नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन है। मतलब कभी जीएसटी की डेफिनेशन या जीएसटी की किताबों में अगर अल्कोहलिक लिकर भी लिखा हो तो भी उसका मीनिंग नहीं है। एग्जैक्टली। क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन नहीं मना करा है भाई, तू इस पे जीएसटी ले ही नहीं सकता। राइट। सर तो एक चीज मैं और भी पूछना चाहता हूँ, मेरे को हमेशा से ना ये टीवी के न्यूज में आते रहता है तो बहुत कंफ्यूजन भी रहता है, पेट्रोल और डीजल पे भी ऐसी कुछ बातें हैं ना सर? सेम पेट्रोल डीजल एपीएम, मतलब 5 टर्म है, वो अपन बाद में देखेंगे। टर्म पे फोकस नहीं करना, बस इतना याद रखना कि पेट्रोल बराबर। तो उनके लिए ऐसा बोला है कि अभी उसके ऊपर वैट लगता है। ओके। वैट का चार्ज बहुत ज्यादा है। तो अब सबको पता है, इंस्टा की रील्स में आता है कि
पेट्रोल की कॉस्टिंग 35 रुपए है हाँ। और 40 रुपए तो टैक्स लग टैक्स जाता लग है, जाता है, correct, और correct. अपने पास 90 रुपए में आता है। हाँ तो ये टैक्स जो है ना, अभी आप ऐसे ऐसे डाउट्स आएंगे ना तो आप बहुत आगे चले जाएंगे अपन कि चलो हाँ. जीएसटी का मैक्सिमम रेट अभी जो है ना एट प्रेजेंट वो 28% है। करेक्ट. तो गवर्नमेंट 28% ऐड कर देना तो सीधा लॉस होगा गवर्नमेंट को, कि पेट्रोल पे अगर जीएसटी डाल दिया हाँ. तो पेट्रोल का प्राइस सीधा नीचे आ जाएगा, अच्छा. क्योंकि बहुत सारे टैक्स निकल जाएंगे। ओके. तो उस कारण से गवर्नमेंट ने उसे जीएसटी के अंदर दायरे में तो ला दिया कि भाई पेट्रोल तू तेरे पे जीएसटी लगेगा, बट Okay. कब से लगेगा, जब मैं डिसाइड करूंगा। डेट देना बाकी है, ये डेट टर्म ऐसे ही नहीं बोल रहा हूँ, ओके. डेट देना बाकी है कि ये डेट को बोल देंगे जीएसटी वालों को, लगेगा कि साला अभी लगा देते हैं। ओके. तो वो क्या करेंगे, 28% है ना, वो एक बार 48-50% तक लेके आ जाएंगे धीरे Correct धीरे। है. ये रेट चेंज करना सर इजी नहीं है। Okay. रेट चेंज करने के लिए पार्लियामेंट्स में अप्रूवल करवाने पड़ते हैं, अपन को लगे कि ऐसा ही हो जाए, ऐसा नहीं है। तो जिस डेट पे जीएसटी काउंसिल को लगेगा कि अब ले लेते हैं पेट्रोल को जीएसटी के अंदर, तब वो डेट दे देंगे कि ये पर्टिकुलर डेट के ऊपर अपना जीएसटी शुड अप्लाई चालू हो जाएगा। तो जब बेसिक फर्क हो गया पेट्रोल डीजल और अल्कोहलिक लिकर में, कि अल्कोहलिक लिकर में कोई ऐसी एक इजी प्रोसेस नहीं है नहीं। कि डेट बोला और उस दिन से चालू हो गया। हाँ। पर जबकि पेट्रोल डीजल पर ये प्रोसेस है, एग्जैक्टली। क्योंकि पेट्रोल डीजल जीएसटी के परव्यू में आ गए हैं। Right, बस अभी हमने मना करा है कि उसके ऊपर हम जीएसटी नहीं लेना चाहते। एग्जैक्टली। ओके, परफेक्ट मतलब जब अल्कोहल के ऊपर जीएसटी लाना होगा ना तो पहले कॉन्स्टिट्यूशन चेंज करना पड़ेगा। ओके. और कॉन्स्टिट्यूशन चेंज करना वो बहुत लेयर्स की चेंज हो गए, मतलब इलेक्शन से पहले करना पड़ता है। ओके, Correct. तो अपन अभी आते हैं सप्लाई बहुत पढ़ लिया कि सप्लाई है क्या। करेक्ट है और सर. सबके मन में हो रहा है कि अभी अब ये supply सप्लाई समझना पड़ेगा, हाँ. हाँ। तो सप्लाई के ऊपर आते हैं अपन। तो सप्लाई क्या है, पर मन से मन में याद तो करो, टैक्सेबल इवेंट है, टैक्सेबल इवेंट है। तो सबसे पहले हमने आर्टिकल देखा 366, सब आर्टिकल 12 है। तो सब किसी को भी पहली बार देखते तो वो तो याद रहेगा ही। हाँ. मतलब 366 12 है तो लाइफ टाइम याद रहेगा, क्योंकि सबको नहीं पता है, इसीलिए तो मुझे याद रखना ही है। करेक्ट. कॉमन सेक्शन तो सबको पता है। हाँ. मैं किसी को जाके बोलूंगा कैसे, तो 366 12 है। 12. उसके बाद जीएसटी का सबसे पहला सेक्शन आप कौन सा पढ़ेंगे, सेक्शन नंबर 7। ओके. द मोस्ट ब्यूटीफुल सेक्शन, कि जिसके ऊपर पूरी जीएसटी की इमारत बनने वाली है ना, वो सेक्शन नंबर 7 है। कि मीनिंग वो देता है हमें मीनिंग ऑफ सप्लाई। ओके. कि ये पूरा चैप्टर सेक्शन 7 है कि सप्लाई क्या बनेगा, वो सेक्शन नंबर 7। ओके, तो सर सेक्शन 7 पढ़ते हैं। हाँ सर, चालू करते हैं. सेक्शन 7 बोलता है सप्लाई इंक्लूड्स। सर कुछ ट्रिगर हर जब हम पढ़ रहे हैं ना, हर जहाँ पे मैं पॉज लेता हूँ ना तो आना चाहिए कि सर क्या सोच रहे होंगे। तो सप्लाई इंक्लूड्स का मीनिंग क्या हुआ, इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट करके का पूरा एक एक्ट है या अंडरस्टैंडिंग है, चैप्टर है। हाँ. वो नए कोर्स से निकाल दिया, वो हाँ. सबसे पहले होना चाहिए, इंटर में होना चाहिए। इंटरमीडिएट में आ गया है. अच्छा, आ गया है तो बहुत Intermediate में आ अच्छा गया, है। हमारे हाँ. टाइम पे फाइनल में था, हाँ. हम न्यू कोर्स में है तो फाइनल से उड़ा दिया। तो हमने इंटर में भी नहीं पढ़ा, इसमें भी नहीं पढ़ा, मैंने सीएस में पढ़ा था। अभी सर वो अदर लॉज का पार्ट में आ गया है. ओके, तो वो बेस्ट चीज इंस्टीट्यूट ने की है। तो सर इंक्लूड्स का मीनिंग होता है कि ये डेफिनेशन इंक्लूसिव है। एग्जैक्टली. मतलब यहाँ पे जो चीज दी है वो तो इंक्लूडेड होगी ही, इसके जैसी और कोई भी चीज अगर जेनरिक है, जनरल है, तो वो भी इंक्लूडेड होगी। वाओ. ये शब्द के ऊपर हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में केस चले जाता है, लोगों के करोड़ों इधर से इधर हो जाते हैं केस के अंदर, सिर्फ ये पर्टिकुलर शब्द के ऊपर। यहाँ पे सप्लाई इज लिख दिया होता ना, तो फिक्स हो जाता, फिक्स हो गया कि इसके अलावा कुछ नहीं है। फिर जब कोई फर्स्ट केस होता है कि सर इसमें जो बोला ना वो ट्रांजेक्शन मेरा नहीं आता, तो और उसका डिमांड बहुत बड़ा है, तो वो उस पॉइंट पे जीत जाता। फिर इन लोगों को डेफिनेशन चेंज करनी पड़ जाती। हाँ। तो ये इंक्लूड्स शब्द भी कितना मतलब बारीकी से बनाया इन लोगों ने। तो सप्लाई इंक्लूड्स मतलब ये एक चीज पता चल गया, ये इंक्लूसिव डेफिनेशन है। ओके, ऑल फॉर्म्स ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स, ओके, और सर्विसेज, ओके, और बोथ सच एज, अभी ये इंक्लूसिव वाले बोल रहे हैं, सेल होगा आएगा, ट्रांसफर, बार्टर, एक्सचेंज, लाइसेंस, रेंटल, लीज, डिस्पोजल, मेड और अग्रीड टू बी मेड फॉर अ कंसिडरेशन, ओके, बाय अ पर्सन इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। बहुत सारे इंपॉर्टेंट टर्म्स आ गए इसमें। 4 साढ़े 4 लाइन
पढ़ लिया कुछ पता नहीं चला। मतलब सप्लाई इंक्लूड्स, वापस पढ़ता, हाँ। सप्लाई इंक्लूड्स ऑल फॉर्म्स ऑफ, मैंने जितना हाईलाइट किया ना उतना ही पढ़ना है। ओके, सप्लाई इंक्लूड्स ऑल फॉर्म ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज, बराबर, और बोथ, मतलब गुड्स या तो सर्विस होना चाहिए, या दोनों में से दोनों होने चाहिए, सॉरी, दोनों हो तो दोनों होगा तो भी चलेगा, दोनों में से एक या तो दोनों। मेड और अग्रीड टू बी मेड फॉर अ कंसिडरेशन एंड इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। तो सबसे पहले हमें क्या पढ़ना पड़ेगा कि सर गुड्स क्या है, एग्जैक्टली राइट, सर्विस क्या है, कंसिडरेशन क्या है, हाँ, और बिजनेस क्या है। सर ये 4.5 लाइन पढ़ने में पूरा लेक्चर चला जाएगा आपको। कि ये ऐसा ही गुड्स, मैं बोलूंगा वो गुड्स, आप बोलोगे वो सर्विस, ऐसा थोड़ी है। इसका भी एक डेफिनेशन जीएसटी एक्ट बोलेगा वो गुड्स, जीएसटी एक्ट बोलेगा वो सर्विस। करेक्ट। तो पहले अपन गुड्स और सर्विस समझ लेते हैं, अदरवाइज अपन नीचे आ ही नहीं पाएंगे। सही बात है सर। तो गुड्स एंड सर्विस पढ़ते हैं कि सर गुड्स और सर्विस क्या है। डेफिनेशंस का सबसे पहला पार्ट दे दिया इन लोगों ने कि भाई बंदा पढ़ने जाएगा तो अटकेगा कि गुड्स क्या है। तो गुड्स मीन्स एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी। ओके, डाउट आया? मूवेबल प्रॉपर्टी है तो इसके सिनोनिम्स क्या हुआ? इमूवेबल प्रॉपर्टी गुड्स नहीं है। एग्जैक्टली, इमूवेबल, ये डाउट आना ही चाहिए। चलो इमूवेबल प्रॉपर्टी गुड्स है कि नहीं है, बोल दिया कि नहीं है। कि गुड्स मींस एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी। तो अगर लैंड का सेल हो रहा है, लैंड एक इमूवेबल प्रॉपर्टी है, तो वो सप्लाई कंसिडर होना ही नहीं चाहिए, वो सप्लाई ही नहीं बनेगा। क्योंकि वो गुड्स ही नहीं है। सप्लाई बनने के लिए या तो गुड्स चाहिए या तो सर्विस चाहिए। एग्जैक्टली। अगर कोई चीज गुड्स ही नहीं है तो वो सप्लाई नहीं बनेगा। सप्लाई नहीं तो जीएसटी अप्लाई ही नहीं होगा। सप्लाई नहीं तो जीएसटी अप्लाई नहीं। मतलब सबको पता है कि प्लॉट ऑफ लैंड पे जीएसटी नहीं लगता। मतलब जो जिसके पास जीएसटी का बेसिक नॉलेज है, बेसिक नॉलेज में सीए पास हो जाता है, वो उसे पता है कि इमूवेबल प्रॉपर्टी है, मतलब प्लॉट पे नहीं लगता। रीजन कुछ नहीं पता, जीएसटी नहीं लगता। क्यों नहीं लगता भाई? वो लोग क्या बोलेंगे, एग्जाम्पशन में दिया हुआ है, इधर दिया हुआ है, कुछ पता नहीं है। बट सर ये सप्लाई नहीं बन रहा। उसकी डेफिनेशन के अंदर इमूवेबल प्रॉपर्टी कवर्ड अप नहीं है, इसीलिए वो सप्लाई नहीं है। और सब जो चीज सप्लाई नहीं है उसे जीएसटी के साथ कोई लेना देना नहीं है। एक चीज सर मैं भी बोलता हूँ यहाँ पर स्टूडेंट्स को, देखो कई बार क्या होता है, आपको कभी कोई आंसर देना होता है ना, तो भले आप कंक्लूजन की लाइन में ये बोल देते हो कि इस पे जीएसटी नहीं लगता, पर आपके दिमाग में ना ये 2 लेयर में जाना चाहिए, या 3 लेयर में, कि क्या ये चीज सप्लाई में क्वालिफाई हो रही है। अगर हाँ तो फिर मैं बताऊंगा कि जीएसटी लगता है कि नहीं लगता। मतलब कभी भी मान लो अभी तो अपन स्टूडेंट है, पढ़ रहे हैं, जब डिग्री लेके बाहर निकल रहे हैं ना, किसी को भी जनरल आंसर नहीं देना है। क्यों नहीं बन रहा है उसका रीजन अपने को पता होना चाहिए। मतलब लोग फोन पे पूछते हैं कि राज ये इसके ऊपर जीएसटी लगेगा, तो फोन पे तो एडवाइस देने का ही नहीं है, क्योंकि बिल कैसे भेजेंगे। मतलब अपना आंसर देने का तरीका है, करेक्ट, उसके ऊपर से अपना बिल का अमाउंट जस्टिफाई होता है। और हर चीज पैसा के रिलेटेड नहीं है, अपना प्रोफेशनलिज्म दिखना चाहिए। कि अगर मैं बोल रहा हूँ कि ऐसे आंसर दूं कि नहीं लगेगा, और दूसरा आंसर दूं कि इमूवेबल प्रॉपर्टी आप बेच रहे हो, तो वो जीएसटी के अंदर गुड्स नहीं बनता अंडर द डेफिनेशन गिवन अंडर 252। उसे 252 से रिलेशन नहीं है, और इसीलिए वो सप्लाई नहीं बनता, और इसके लिए जीएसटी नहीं लगता। वो बंदा दूसरे बंदे को कॉल भी नहीं करेगा। अदरवाइज आज के लोग एक बार फ्री एडवाइस में तो कॉल करते हैं, 3-4 लोग फ्रेंड होते हैं सीएम। सर पहले तो 4 बार गूगल करके ही आपको पूछेंगे। खुद वो गूगल कर चुका होगा ये चीज का आंसर, फिर वो आपको पूछ रहा होगा। राइट। तो ऐसा आंसर देना कि बंदा दूसरा कॉल किसी को ना करे, वो अपना एज क्रिएट करता है कि नहीं इसे फोन करना है, कि लास्ट आंसर तो इससे कंफर्म करना है। करेक्ट। तो गुड्स क्या है? गुड्स मींस एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी। मतलब इमूवेबल प्रॉपर्टी आए तो सीधा अटक जाओ। मेरे को डाउट है, मैं शायद जल्दी भी पूछ रहा हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि जैसे इमूवेबल प्रॉपर्टी के ऊपर जीएसटी नहीं है, पर मैंने कहीं सुना है, या मेरे को इतना अच्छे से आइडिया नहीं है, पर रेंट जैसी एक चीज है जो होती है इमूवेबल प्रॉपर्टी पर, क्या उस पे सर जीएसटी लगता है? सर अपन बात कर रहे हैं गुड्स की। ओके। तो उसमें इमूवेबल जो प्रॉपर्टी है अपना, उसका सेल या तो परचेज, वो इमूवेबल प्रॉपर्टी का हुआ। ओके। बट इमूवेबल प्रॉपर्टी का यूजेज जो है, ओके, वो मैं प्रोडक्ट नहीं बेच रहा हूँ, गुड्स नहीं बेच रहा हूँ। कोई प्रॉपर्टी है, प्लॉट ऑफ लैंड है, उसे मैं किसी को 1 लाख रुपए पर मंथ के हिसाब से यूज करने का बेनिफिट दे रहा हूँ, तो वो फॉल करेगा सर्विस के अंदर। ओके, परफेक्ट। और सर्विस में फॉल करने के कारण वो सप्लाई बनेगा। करेक्ट। और तब उसके ऊपर जीएसटी लगेगा। करेक्ट। तो ये बहुत एक अच्छी चीज है
कि हाँ, इमूवेबल प्रॉपर्टी और इमूवेबल प्रॉपर्टी का यूजेज दोनों अलग अलग चीज है। हाँ, और ये जो डाउट है ना, मतलब आप जैसे पढ़ेंगे ना तो वैसे लॉ मेकर भी एक दिमागी है। हाँ, ओके, तो उसे ये डाउट आना चाहिए जब इसने गुड्स का डेफिनेशन लिखा कि सर्विस वाले का क्या होगा, तो ऑटोमेटिक उन्होंने जो आप तीसरे लेक्चर में पढ़ोगे ना, ये अपन ने इधर पढ़ लिया, करेक्ट, उधर अपना टाइम बचेगा कि उसमें स्पेसिफिक लिखा है शेड्यूल 2 में 5वें पॉइंट पे लिखा हुआ है कि अगर रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी आती है तो मैं बोलता हूँ कि ये सर्विस है और उसके ऊपर जीएसटी लगेगा। तो वो चीज अपन ने पहले कर ली, और ये ब्यूटी है कि ये आना ही चाहिए, इस पॉइंट पे वो डाउट आना ही चाहिए। एग्जैक्टली, वरना सिर्फ पढ़ रहे हैं तो मजा नहीं आता। हाँ, तो गुड्स मींस एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी अदर देन मनी एंड सिक्योरिटी। करेक्ट, मतलब कितना सोचेंगे यार, अदर देन मनी एंड सिक्योरिटी। सप्लाई की डेफिनेशन में 5 पॉइंट आए, वहां के 5 पॉइंट से गुड्स में अगेन 5 पॉइंट आ रहे। बट मेक श्योर आपको ऐसा कभी भी नहीं लगेगा कि इतने लेयर बन रहे हैं, मजा नहीं आ रहा है। करेक्ट, हर पॉइंट पे ऐसा लगेगा कि ये सेशन 1 घंटा है ना 2 घंटा पढ़ना है। करेक्ट, ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपको मतलब अलर्ट रहना ही पड़ेगा। तो अदर देन मनी एंड सिक्योरिटी, बट इंक्लूड्स, फिर सर कुछ पढ़ने के तरीके भी आप यहाँ से सीखोगे कि कहाँ पे फोकस करना है, कहाँ पे नहीं करना है। मैं हर शब्द के ऊपर फोकस करता हूँ, तो बहुत कुछ चीजें जहाँ पे ध्यान बहुत नहीं देना वो भी आपको बताऊंगा कि ये लाइन है, वो सारा अपन एक साथ पढ़ लेंगे। इंक्लूड्स एक्शनेबल क्लेम, ग्रोइंग क्रॉप्स, ग्रास, अभी नहीं पढ़ना, चलो छोड़ो। तो अभी कहाँ पे थे? गुड्स मींस एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी अदर देन मनी एंड सिक्योरिटी। सर मनी एंड सिक्योरिटीज के थोड़े में, मनी तो सर सबको पता है, करेंसी मनी हो गया। हाँ, कि मनी क्यों नहीं है। हाँ, वो भी मैंने यश भाई को 2000 का नोट दिया, सर छुट्टा दे दो। 500 के 4 नोट दिए, क्या जीएसटी लगेगा? सर लूप बन जाएगा कि जीएसटी बंद ही नहीं होगा। तो एक बेसिक लूप बन जाएगा। तो बेसिक अंडरस्टैंडिंग है कि उसके मनी एक करेंसी है, सेम इज एप्लीकेबल विद सिक्योरिटी। ओके सर, सिक्योरिटीज का यहाँ मतलब वही हो गया जो शेयर्स हो गए, डिबेंचर, फाइनेंशियल सिक्योरिटीज हियर मतलब स्क्रा के अंदर जो सिक्योरिटी की डेफिनेशन दी गई है, वो सिक्योरिटी रेगुलेशन एक्ट जो है, कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन है, वहां पे जो सिक्योरिटीज दिया है सेबी ने, उसे मतलब मोटा मोटा शेयर डिबेंचर पकड़ लो। मीनिंग हो गया ये कि सर अगर मैं शेयर खरीद रहा हूँ स्टॉक मार्केट से या प्राइवेट प्लेसमेंट से, एनी हाउ, अगर मैं शेयर खरीद रहा हूँ, मैं डिबेंचर खरीद रहा हूँ, मैं शेयर बेच रहा हूँ, डिबेंचर बेच रहा हूँ, तो वो गुड्स नहीं है, गुड्स नहीं है बोल के सप्लाई नहीं है, सप्लाई नहीं है बोल के जीएसटी नहीं लगेगा। हाँ, मतलब ये समझना भी जरूरी है कि अपन रोज हर बंदा स्टॉक मार्केट पे, ज़ेरोधा ने सबको ला दिया, तो 1 लाख का शेयर रिलायंस का लिया, अगर उस पे 18% जीएसटी लगे, करेक्ट, तो कितना ज्यादा अमाउंट हो जाएगा। मुझे तो कमाना ही 12% है सालाना, सही बात है। गवर्नमेंट 18% कैसे ले लेगी? मतलब वो सिक्योरिटीज है, उसके ऊपर जीएसटी नहीं लगेगा। ओके, तो मनी एंड सिक्योरिटी पे नहीं लगेगा क्योंकि वो गुड्स नहीं है। यहाँ पे भी एक बार वापस आएंगे अपन। दूसरा पार्ट, एक्शनेबल क्लेम, ग्रोइंग क्रॉप्स, ग्रास, थिंग्स अटैच्ड टू और फॉर्मिंग अ पार्ट ऑफ लैंड व्हिच आर अग्रीड टू बी सेवियर्ड बिफोर सप्लाई और अंडर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सप्लाई। सर सुना लग रहा है सर, ये सुना हुआ लग रहा है पर हमेशा पढ़ा हुआ लग रहा है। ये सर रटा हुआ लग रहा है हमेशा। मैंने तो पर्सनली ये खाली हमेशा पढ़ के रट ही लिया था सर। वैसा ही है, क्या है, कभी डिटेल में एनालाइज नहीं करा सर। मतलब सीपीटी में अपन ने कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में पढ़ा होगा, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट सेल ऑफ गुड्स एक्ट में पढ़ा होगा, वैट एक्साइज हर जगह पे पढ़ा होगा। एग्जैक्टली। तो सर ये क्या है? तो मतलब ये पढ़ के छोड़ देने वाली ही बात है कि एक्शनेबल क्लेम्स, एक्शनेबल क्लेम्स मतलब अपने डेटर्स है, या तो लॉटरी, गैम्बलिंग, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है सर। इसे इंक्लूड किया है, क्यों किया है? लॉटरी, बैटिंग, गैम्बलिंग इसके अंदर आ जाते हैं एक्शनेबल क्लेम के अंदर, तो उसके ऊपर जीएसटी लगता है। तो अपन जब लॉटरी, बैटिंग, गैम्बलिंग पढ़ेंगे तब इसे इन डेप्थ पढ़ेंगे। करेक्ट। बाद में ग्रोइंग क्रॉप्स, ग्रास एंड थिंग्स की जो जमीन से उगी है, अटैच्ड है, अभी जस्ट उगा हुआ है, तो डाउट जाना चाहिए कि ये इमूवेबल प्रॉपर्टी में आएगा। एग्जैक्टली। बट इन लोगों ने बोल दिया कि अग्रीड टू बी सेवियर्ड। सप्लाई के कॉन्ट्रैक्ट के अंदर लिखा हुआ है कि ये जो गेहूं उगा हुआ है, मैं उसे ले लूंगा। मतलब 1000 टन गेहूं है, मैं यश भाई के पास से ले रहा हूँ। एग्जैक्टली, मैं फार्मर हूँ, मैं उगा रहा हूँ, और मेरा जो क्रॉप है मैं आपको वो क्रॉप बेचना चाहता हूँ, तो ले लोगे आप। एट प्रेजेंट आपके जो गेहूं है वो
जमीन के साथ ग्राउंड मतलब पे अटैच्ड है, हाँ कट नहीं किया हुआ है, नहीं, तब मैं कॉन्ट्रैक्ट कर रहा हूँ तो हाँ, कोई बोलेगा कि सर ये ये तो तो गुड्स ही नहीं है। गुड्स नहीं है, नहीं लेना चाहिए, तो हाँ गवर्नमेंट बोलता है ये गंदी बात हाँ है। यहाँ पे ये गुड्स है क्योंकि हाँ अपने आप लैंड के साथ ले लो तो नहीं आएगा, लैंड बराबर के है। साथ पूरा का पूरा ले मतलब रहे पूरा खेत खरीद लो हो, हाँ तो चलेगा। तो चलेगा, तो मान लेंगे उसका कोई नॉमिनल वैल्यू है हाँ खेत के सामने। हाँ बट आप सिर्फ गेहूं ले रहे हो हाँ विच वॉज अग्रीड टू बी सीवियर हाँ बिफोर सप्लाई हाँ और अंडर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सप्लाई, तो वो गुड्स बनेगा और उसके ऊपर जीएसटी लगेगा। तो ये चीज कि जो हाँ। अपन सिर्फ सुन रहे थे हाँ इसका डिटेल डिस्कशन अपन ने किया कि सर Correct. क्यों एक्शनेबल क्लेम क्यों आया, तो हाँ। लॉटरी बैटिंग को इंक्लूड कवर करने करने के के लिए लिए हाँ आया है। ये क्रॉप्स एंड वो सब है उसका भी इन डेप्थ पता चल गया, जिसको भी पता नहीं चल रहा सर है। ये भी एक बहुत बड़ी बात है। मैं आज तक सोचता था कि जो फार्मर है वो हाँ। जब अपना एग्रीकल्चर क्रॉप ग्रो करता है हाँ। वो एक सर्विस प्रोवाइड कर रहा होता है। हाँ, मैं ये सोच रहा था क्योंकि यूज ऑफ लैंड से वो एक सर्विस है, हाँ, पर आज मेरे को पता चला कि उस पर जीएसटी एज अ सर्विस नहीं लग रहा है, उस पर एज अ गुड्स जीएसटी हाँ, लग रहा है, हाँ। क्योंकि गुड्स की डेफिनेशन में वो चीज को इंक्लूड राइट, करा है। मतलब दो चीज है कि फार्मर का खुद का खेत है हाँ और वो आपने बोला वैसे उगा के हम्म। बेच रहा है, अगर हम्म। आगे कट करके तो वो गुड्स है। गुड्स है, बट फार्मर का दूसरे खेत के नहीं है, खेत पे किसी जाके, इन्वेस्टर हाँ, का है, करेक्ट वो एज अ लेबरर है, तो वो तो सर्विस वो सर्विस आ जाएगा। हाँ। तो वहां पे जीएसटी हाँ। लगेगा। मतलब ऐसी एक भी चीज नहीं रहनी हाँ। चाहिए कि जहाँ पे डाउट है। सर, डाउट तो अपने को पसंद ही नहीं है। एक डाउट मेरा और है यहाँ से सर। हाँ। मैंने हमेशा इनकम टैक्स हो या इंडिया के अंदर कोई भी टैक्सेशन सिस्टम हो, आज तक किसी की हिम्मत नहीं हुई कि फार्मर से पैसा ले सके। तो सर ये जीएसटी में ऐसा कैसे हो रहा है? जीएसटी में भी यहाँ से इंक्लूड किया है। मतलब अपन को पता है कि अब अपन ने लास्ट में भी देखा हाँ। फार्मर के वो ऊपर एक्ट कितना डाला एजिटेशन था। हाँ, मोदी गवर्नमेंट का। मतलब वो कोई स्टेप पीछे लेना ऐसा कभी नहीं देखा, कभी नहीं ये होता, पहली ये बार पहली बार था। हुआ हाँ कि उन्होंने स्टेप पीछे लिया। हाँ तो ये सिर्फ इंक्लूड किया है, हाँ उनको बाद में खुशी दी है एग्जाम्पशन में। ओके। ओके, तो अभी हमें क्या बढ़ना है कि मतलब सप्लाई सेम में जैसा जैसा सर डायरेक्ट टैक्सेशन में करा है कि पहले इनकम में इंक्लूड कर दो और फिर बाद में एग्जेम्प्ट कर बाद दो। में एग्जाम्प्ट कर सेम चीज यहाँ पर है कि आपको गुड्स में इंक्लूड कर दिया, सप्लाई में इंक्लूड कर दिया, पर बाद में आपको एग्जेम्पशन दे दिया कि आपको इस पे जीएसटी नहीं भरना है। बट ये भी पता होना चाहिए कि ऐसा क्यों किया है। हम्म, एक्ट में लाया है ना, हम्म, तो एग्जाम्पशन हटाने के लिए सिर्फ एक नोटिफिकेशन चाहिए। ओके, मतलब कल से चाहे तो तुरंत काम हो एग्जैक्टली, जाए। बट एक्ट में डालना हो ना तो तो बहुत पार्लियामेंट time में लगेगा। देना पड़ेगा। हाँ। सबके लाइमलाइट में आ जाएगा। ये तो हाँ। क्या कल नोटिफिकेशन दे देंगे लाइक हाँ। डिमोनेटाइजेशन की, हाँ। कल से एप्लीकेबल कल से ये हो जाएगा। बनना। तो सर अगर आप जीएसटी में, इनकम टैक्स में, किसी भी लीगल एरिया में आपको एक्सपर्ट बनना है ना, तो ये माइंडसेट से पढ़ना है कि लॉ मेकर ने क्या सोचा है। मतलब आप उधर हो तो क्या सोचोगे। एक लाइन लिखने का आपको 50,000 मिलता है सर, मजाक नहीं है। पूरे देश के आज की इनकम 1.5 लाख करोड़ रुपए जीएसटी से है, मंथली इनकम 1.5 लाख करोड़ है। तो एक लाइन इधर से उधर होगी ना तो बहुत फर्क पड़ता है। बहुत फर्क पड़ेगा सर। तो जिस डेप्थ पे अपन जा रहे हैं ना, उस डेप्थ पे पढ़ने की जो मजा है ना, कि एक भी चीज ऐसी नहीं, ऐसा कोई इसमें शब्द रह गया ना कि ये लैंड पता नहीं चला तो बोलो नहीं, ऐसा एक नहीं, पॉइंट नहीं छोड़ना है अपन एक को। पॉइंट नहीं छोड़ना है, बराबर है। क्योंकि पास होना बहुत ही छोटा गोल हो जाएगा अपने लिए। बराबर है सर। अपना गोल है ही नहीं कि पास होने का है, अपना पढ़ना है। अपना गोल है कि करियर टॉप करना है। एग्जैक्टली, मतलब गोल ऐसा होना चाहिए। मैं मेरा 2 घंटा दे रहा हूँ ना, तो 120 मिनट में से 2 मिनट मजाक की छोड़ दो, 118 मिनट तो यूटिलाइज होना चाहिए। एग्जैक्टली सर। तो सर गुड्स हमें पता चल गया, एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी, मनी एंड सिक्योरिटी नहीं है, एक्शनेबल क्लेम है, और ये क्रॉप्स वाला है। डन। वापस पढ़ना पड़ेगा? नहीं, पढ़ना है तो भी क्योंकि लर्न करना जरूरी है। हाँ। 6 महीने बाद भूल जाओगे, वापस आओगे तो इससे एसेंस याद रहेगा, सब याद रहेगा। हाँ। रिलेट होगा। हाँ। बट ऐसा चाहिए कि अपने को भूखी नहीं चाहिए, हर चीज याद रहनी चाहिए। तो सर मनी गुड्स का क्लॉज याद रखना है, नहीं रखना है। मैं हर जगह पे बोलूंगा इसका सेक्शन याद रखना है, इसका नहीं रखना है। ओके। मुझसे ऊपर जितना जा पाओ ना बेस्ट है जाना, बट मैं जो बोलूंगा वो तो एग्जाम्पशन के लिए मिनिमम है। हाँ। अपना स्टैंडर्ड हमेशा एग्जाम्पशन से नीचे तो आएगा ही नहीं। हाँ। गुड्स पढ़ लिया तो सर्विस बोलता है मुझे नहीं पढ़ोगे तो सर्विस के पास आता है। सर्विस मीन्स सर ऐसी डेफिनेशन हो तो सीए कल बन जाएंगे। एनीथिंग अदर देन गुड्स। वो भी बोलता है कि सर अपने ऊपर इतना पढ़ा है, तो मैं एकदम सिंपल बोलता हूँ कि सर्विस मीन्स
एनीथिंग अदर देन जो ऊपर पड़ा वो छोड़ दो। मतलब ये अपनी डबल मेहनत है। हाँ 1+1 11 यहाँ पे होता है सर, हाँ कि गुड्स पढ़ा है हाँ फिर बाद में सर्विस पढ़ना है। Correct. कोई बंदा अगर पहले सर्विस पढ़ लेता तो पहले सर्विस याद रखता है, गुड्स मींस हाँ, अदर देन गुड्स, goods. अदर देन गुड्स, सर्विस मींस अदर Other देन than गुड्स, goods. और रट्टा मार लिया फिर गुड्स के पास जाएगा। तो उस अभी पता चल गया भाई जो गुड्स हाँ. नहीं है वो हर चीज सर्विस है। आ सकती तो है। सर ऊपर अपन ने पढ़ा हाँ कि मनी एंड सिक्योरिटी गुड्स नहीं है। हाँ, तो क्या सर्विस में उसको इंक्लूड करा है? नहीं है इधर से भी सेम रीजन से एग्जैक्टली इनका इन्फिनिटी लूप बन जाता है, इसलिए यहाँ पर भी नहीं हो सकता है मनी एंड सिक्योरिटी। वो क्लास का लास्ट बेंच वाला लड़का होता है ना, ये हाँ. इसकी ये मेहनत है हाँ, कि इधर क्लैरिफाई कर दिया, जरूरत हाँ, नहीं थी फिर भी तो कर भी दिया। कर दिया। मनी एंड सिक्योरिटी भी नहीं है, अपन हाँ. को रीजन रिपीट करने की जरूरत नहीं नहीं है। है। बट सर एकदम सर्विस में पढ़ने के लिए कुछ है इसीलिए हम इधर आए, वरना बोल देता कि सर्विस खुद पढ़ लो, एग्जैक्टली। क्योंकि अपन अपना बेस इधर आ गया है, हाँ. आप पढ़ लेते। हाँ बट मनी एंड सिक्योरिटी नहीं है, बट इसके साथ लिंक्ड है। इंक्लूड्स एक्टिविटीज रिलेटिंग टू द यूज ऑफ मनी वाओ। और इट्स कन्वर्जन बाय कैश और एनी अदर मोड फ्रॉम अ वन फॉर्म ऑफ currency or a denomination to another form currency or denomination. मेन चीज अभी आ रही है, सेपरेट कंसिडरेशन इज चार्ज्ड फॉर विच सेपरेट कंसिडरेशन इज चार्ज। कुछ आइडिया आ जाना चाहिए 20% 25% कि Exactly, क्या sir. बोलने चाह रहे हैं कि हाँ. सर एग्जांपल अपना था वहीं पे आते 2000 की नोट है, मैंने यश भाई को दिया। अगर मैं आपको 500 के 4 दे दूं हाँ. तो देयर इज नो सेपरेट कंसिडरेशन। कुछ कंसिडरेशन आपने चार्ज Exactly. नहीं किया है। यही चीज मैं सर जब यूएस घूमने गया था तो रुपए दिए थे पर उतने के डॉलर उन्होंने वापस नहीं दिए थे। एग्जैक्टली वही हाँ. एग्जांपल पे मैं आ रहा था हाँ. कि अगर मेरे पास $1,00,000 है, हाँ मैं किसी को बोलूं कि भाई मुझे रुपए चाहिए, वो बोला कि डॉलर से रुपए कन्वर्ट करने का कुछ मजाक थोड़ी है। चार्ज है। हाँ चार्ज लगेगा 0.5% 0.25%। तो बैंक या कोई भी बंदा चार्ज ले रहा है फॉर कन्वर्जन इनटू वन फॉर्म करेंसी एंड डिनोमिनेशन टू अनदर फॉर्म करेंसी एंड डिनोमिनेशन, और कोई भी सेपरेट कंसिडरेशन चार्ज किया है तो वो दैट पोर्शन दैट 0.25% जो है या ये तो भी बहुत इंटरेस्टिंग 0.50% है, वो जीएसटी के अंदर आएगा। मतलब जो उसका चार्ज है उतना ही सर्विस पोर्शन। है। हाँ, मतलब $1,00,000 आपके पास था, आप अमेरिका गए थे, तो उसका 80 लाख रुपीज नहीं, 80 लाख के ऊपर उन्होंने मान लो ½ लिया जो उन्होंने चार्ज करा। हाँ, मतलब 40,000 रुपए जो चार्ज किया ना, दैट 40,000 इज द सर्विस कंपोनेंट, और 40,000 के ऊपर जो भी जीएसटी का रेट बोलेगा वो लगाएंगे। हाँ. और उसके ऊपर जीएसटी आएगा। तो सर सर्विस पता चला। हाँ, ऑल चीज कि जो गुड्स नहीं है, मनी एंड सिक्योरिटी नहीं है, बट मनी एंड सिक्योरिटी है कब, जब उसका कंसिडरेशन चार्ज हो रहा है चेंज करने पर फॉर्म करेंसी या डिनोमिनेशन। एक एफसीडी से दूसरा एफसीडी हो रहा है और सेपरेट कंसिडरेशन है। एग्जांपल अपन को यूएस वाला ट्रिप याद रखना है।